सो कैंडिडेट्स की फ्रिक्वेंट डिमांड पे हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। जो भी कैंडिडेट्स एसएससी 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही में जो कैंडिडेट्स अभी से 133 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली बार बार जो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के पूछे जा रहे हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। जो भी कैंडिडेट्स अभी, बिकॉज आपके पास ओनली 1 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है, और जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी है, तो ज़रूर यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अभी टाइम सिर्फ 1 मंथ से कम बचा हुआ है। तो वीडियोस को भी यहाँ पे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस आपको लगातार यहाँ पे वीडियोस हम लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। दैट इज क्वेश्चन क्या है, इफ़ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर न्यूमेरिकली द सेम। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वॉल्यूम और सरफेस एरिया एक स्फीयर का सेम है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी सेम है, तो बताओ कि उसका रेडियस क्या होगा। तो थोड़ा सा बेसिक से हम कवर करेंगे, सो दैट आपके कोई भी कंसेप्ट ना छूटे, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। रफली तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक सपोज मैंने क्या करा, एक स्फीयर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ रफली, ठीक है। तो ये आपका है स्फीयर, ठीक है। अब ये है सेंट्रल पॉइंट, और रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है, ठीक है ना। ये आई होप कि सबको क्लियर होगा। अब हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया, वी से वॉल्यूम, ऐसे सरफेस एरिया, भैया दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। बट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला आपके पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये भैया ये वैल्यूज़ दोनों सेम हैं, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस फाइंड करना है स्क्वायर का, सॉरी स्फीयर का, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे रेडियस कहा जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों फार्मूले यूज होंगे। फार्मूले अगर आपको आते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें बोला गया 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, बिकॉज वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों इक्वल है, तो दोनों वैल्यूज ये इक्वल होंगी। मैंने इक्वल ले ली। अब पाई से पाई कटेगा, यहाँ पे आर की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 पावर यहाँ पे कट जाएगी। यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही आर बच रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास बनेगा 4 से 4 भी अब यहीं पे कट कर लो, तो सिंपली मेरे पास बन रहा है आर 1 बचा है, नीचे 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो इक्वल्स टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर की वैल्यू आ गई भैया 3, ठीक है। इसका मतलब रेडियस क्या आ चुका है आपका स्फीयर का, 3 आ चुका है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट अगर फार्मूला नहीं आता है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए फार्मूले पे आप स्पेशली फोकस करो। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगातार ये क्वेश्चन से रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन दी गई है, कॉस थीटा की वैल्यू गिवन दी है, और हमें यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कॉट किसके इक्वल होता है, पहले तो हम यहाँ पे बात करें कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है। भैया अगर आपको पता है ना कि टैन किसके इक्वल होता है, टैन इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, साइन अपॉन कॉस के, ठीक है। और अगर हमें कॉट फाइंड करना है तो टैन का इनवर्स कॉट होता है, तो कॉट किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। इसका उल्टा कर लो, और ये दोनों वैल्यूज़ हमें जो है ना ये गिवन दी गई हैं भैया। कॉट की भी कॉस की भी दी गई है 1/√2, और साइन की भी दी गई है 1/√2, दोनों वैल्यू सेम है। अब दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों भैया कटेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो दोनों कटेंगे, तो आंसर विल बी 1 इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे आप थोड़ा सा फोकस करें तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ईजिली आप एग्जाम में करके आओगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में से है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, cos 1 cos 2 cos 3, और इसके साथ ही सो ऑन टू cos 179। तो इसके बिटवीन जितनी वैल्यूज़ आती हैं ना उनकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि अगर इसमें से कोई भी वैल्यू ज़ीरो है तो हमें यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 cos 5, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। cos 90 cos 120 cos 121, तो इस तरह से 179 तक सारी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। बट आपको पता है कि cos 90 जो होता है वो भैया 0 के इक्वल होता है, तो इसके बिटवीन आप देखो कि cos 90 भी आता है। तो अगर कोई भी वैल्यू 0 है ना वो सबको 0 कर देती है,
तो इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कोई भी वैल्यू अगर जीरो है तो वो उसको जीरो कर देती है। आपको यही देखना है कि क्या कोई वैल्यू जीरो है, अगर कोई जीरो है तो डायरेक्टली आपको आंसर को मार्क कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भैया 2 से 3 सेकंड में निकल जाता है अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है क्वेश्चन का। चलो मैं यहाँ पे आपको एक टास्क दे देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर रहेगा। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड sin 0 sin 1 और सो ऑन टू कहाँ तक, sin 99 तक। तो इसको सॉल्व करो, क्या इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन रहा है, ज्योमेट्री पोर्शन में से क्वेश्चन है और ये बार बार इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यहाँ पे मेजर ऑफ एन एंगल, भैया एंगल मेजर करना है जिसका सप्लीमेंट जो है वो 3 टाइम्स बड़ा है उसके कंप्लीमेंट से, 3 टाइम उसका सप्लीमेंट बड़ा है उसके कंप्लीमेंट से। ठीक है, फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की, तो वो दो एंगल्स जिनका सम 180 के इक्वल होता है उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, पेपर में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। और अगर मैं बात करूं कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो वो दो एंगल्स जिनका सम 90 के इक्वल होता है तो उनको कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। ठीक है, अगर कंप्लीमेंट्री के केस में जिनका सम 90 होता है, इस केस में अगर एक एंगल हमारे पास सपोज 10 है तो दूसरा क्या होगा भैया 80 होगा, तभी तो दोनों का सम 90 आएगा। क्लियर। इसके अलावा अगर मैं सप्लीमेंट्री के केस में बात करूं तो सपोज एक एंगल मेरे पास 50 है तो दूसरा कितना होगा भैया 130 होगा, तभी तो दोनों का सम 180 आएगा। ठीक है, और यही कंसेप्ट क्वेश्चन में यूज होने वाला है। मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में चीज़ों को बता रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे एंगल फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, आपको कुछ भी सपोज कर सकते हो, ए बी सी एक्स वाई कुछ भी। सपोज मैंने क्या करा, ए एक एंगल है, लेट ए बी एंगल। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ लेते हैं कि ए एक एंगल है। अब यहाँ पे बोला गया है कि वो जो एंगल है उसका सप्लीमेंट, भैया एक एंगल का सप्लीमेंट क्या होगा, बिकॉज दोनों का सम 180 होता है सप्लीमेंट के केस में, तो ए का सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस ए होगा। ठीक है, बिकॉज दोनों का सम 180 होता है, तो अगर एक ए है तो दूसरा 180 माइनस ए होगा। और यही बोला गया है कि उसका सप्लीमेंट है 3 टाइम्स इक्वल्स टू लार्ज एज इट्स कंप्लीमेंट, इसके कंप्लीमेंट से। तो 3 टाइम्स है तो 3 लिख लिया, एज लार्ज एज कंप्लीमेंट। तो अगर एक एंगल है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा भैया 90 माइनस ए होगा। जिस तरह ए का सप्लीमेंट 180 माइनस ए होता है उसी तरह इसका कंप्लीमेंट 90 माइनस ए होता है। सप्लीमेंट इज 180 माइनस ए एंड कंप्लीमेंट इज 90 माइनस ए। बस यही की कंसेप्ट है, ये समझ आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। यहाँ से ए की वैल्यू को आपको फाइंड कर लेना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कि कैलकुलेशन तो आप भी कर लोगे, बट यहाँ पे भैया कैलकुलेशन पे थोड़ा सा आपको जोर देने की जरूरत है, बिकॉज एग्जाम में कैलकुलेशन के लिए आप इतना टाइम नहीं लगा सकते। ठीक है, ये मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया। अभी यहाँ से ए की वैल्यू को फाइंड करना है, मैंने लेफ्ट साइड ए ले लिया। अब यहाँ पे माइनस का है, यहाँ आएगा प्लस का बनेगा। दूसरी साइड यहाँ पे 270 तो रहेगा, 180 जो प्लस का है दूसरी साइड जाके माइनस का बनेगा। ठीक है, आई होप कि ये यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं बढ़ूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस ए प्लस 3a, सिंपली क्या बचा 2a बचा। ठीक है, और इक्वल्स टू 270 में 180 माइनस कर लो तो ये बचता है 90। तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 90/2, तो 2 1 2 245 90। तो a की वैल्यू भैया 45 आ चुकी है और यही हमें एंगल पूछा था। ठीक है, तो a इज़ 45, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। आई होप बढ़िया से आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे बोला गया है, ये भी ज्योमेट्री पोर्शन में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स, भैया नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल विच आर पैरेलल टू सीकेंट। एक अगर मैं सीकेंट ड्रा करूँ तो उसके पैरेलल मैं कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो ड्रा करके देखते हैं। ये मैंने रफली एक सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक है, अब मैं एक सीकेंट ड्रा करूँगा। सीकेंट क्या करती है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट कर लिया, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, इट इज़ सीकेंट, भैया ये सीकेंट है। अब
बेसिकली कार्ड क्या होती है, कार्ड होती है जो 2 पॉइंट्स पे मीट करती है, बाहर नहीं जाती, वो कार्ड होती है। सेकंड क्या होती है, जो बाहर चली जाती है इंटरसेक्ट करने के बाद। आई होप कि सेकंड और कार्ड में डिफरेंस भी यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम इसके पैरेलल कितनी ड्रा कर सकते हैं। भैया 2 ही तो कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा कैसे करेंगे। तो फर्स्टली आपको टेंजेंट का पता होना चाहिए। तो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती है, एक्सटर्नली एक पॉइंट पे, एक्सटर्नली इस तरह से, ठीक है ना। रफली मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो एक पॉइंट पे ये कर रही है एक, और यहाँ पे भी एक बना लेते हैं, ये आ गई 2। तो 2 ही टेंजेंट्स यहाँ पे इसके पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। और आप जितनी मर्जी टेंजेंट्स यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो, बट इसके पैरेलल की बात हुई है। पैरेलल का मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसके पैरेलल सिर्फ 2 ही होंगी, तो आंसर विल बी 2, नॉट इनफाइनाइट। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सीकेंट क्या होती है, कार्ड क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, ये आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। बढ़े आगे, ठीक है। और हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है। अपडेट ये है कि जो भी कैंडिडेट्स SSC 133 के लिए अभी से प्रिपेयर होंगे ना, उनको SSC 132 के लिए भी फ्री यहाँ पे बैच में इनरोल कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी। डेली लाइव क्लासेस रात को 9 से 11 बजे तक मिलेंगी। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि आपको अपडेट रखते हैं। बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स के पास टाइम कम होता है, टाइम का इशू उनके पास होता है, तो हम यहाँ पे उसी को मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, PYQs दिएंगे, PDF दी जाएंगी, और साथ ही में टीचर्स के साथ आपकी पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी। आप टीचर्स को कोई भी डाउट आपका होता है तो आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप उनके क्लास में लाइव इंटरेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप SSC 132 के लिए भी से इनरोल होंगे तो यहाँ पे आपको SSC 133 में भी इनरोल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बाय 1 गेट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, बिग सेल जो अभी चल रही है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसमें आप अभी से इनरोल हो सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, बिकॉज आपके पास 1 महीने से अभी कम टाइम बचा हुआ है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने 20 डेज 25 डेज में भी हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 500 के अंडर रैंकिंग लाई हुई है। तो अभी भी टाइम है आपके पास कि आप अभी से एक्टिव हो जाएं और अभी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें, ठीक है। हम यहाँ पे फर्दर आगे चलते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे। भैया 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आपको श्योर शॉर्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे। और टाइम एंड वर्क जिसको आ गया ना, उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाता है, उसके लिए अर्थमेटिक क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि A और B मिलके किसी काम को करने में 12 दिन लगाते हैं और B उसी काम को करने में 36 दिन लगाता है। बताओ कि अगर A को अकेले में उस काम को करना हो तो कितना टाइम लगाएगा, कितने दिन लगाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। बहुत ईजी है देखने में। अगर आपको मुश्किल भी लग रहा है तो जब आप यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा ना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। A प्लस बी क्यों लिखा, बिकॉज A और B दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं, 12 दिन लगा रहे हैं। और हर एक क्वेश्चन में आपको यही अप्रोच फॉलो करनी है। B अकेले अगर करे तो भैया वो 36 दिन लगाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है इन क्वेश्चंस में, हमें टोटल वर्क देखना होता है कि भैया काम कितना है पहले। तो काम कैसे फाइंड होता है, जब 12 और 36 का आप LCM निकालोगे। भैया LCM 12 और 36 का क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ईजी है। अब ये आएगा टोटल वर्क। अगर आपको याद नहीं रहता है तो यहाँ पे आप लिख लो T.W, टोटल वर्क है भैया। ये टोटल काम है जो ये 2 बंदे जो हैं A और B ये कर रहे हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है, काम करने की क्षमता कितनी है। और एफिशिएंसी कैसे फाइंड होती है, सबसे इजी शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आपको कैसे फाइंड होती है। जो टोटल वर्क है ना, इससे टाइम को डिवाइड कर दो। 36 डिवाइडेड बाई 12 कर लो, ये आएगा 3। 36 डिवाइडेड बाई 36 कर लो तो ये आएगा 1। अब ये एफिशिएंसी निकल चुकी है किसकी, ये एफिशिएंसी है A प्लस B की, और नीचे वाली एफिशिएंसी है सिंपली B की, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि A और B मिलके काम को एक दिन में एफिशिएंसी निकलती है 1 दिन की, तो 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं और B सिर्फ 1 यूनिट काम कर रहा है। A और B मिलके 3 यूनिट कर रहे हैं और B 1 यूनिट कर रहा है। तो भैया A तो 2 यूनिट कर रहा होगा ना, B अगर A कर रहा है और A प्लस B अगर 3 है तो फिर A तो 2 ही होगा ना, ठीक है। तो ये A की एफिशिएंसी आ गई। मैंने A की क्यों फाइंड करी, बिकॉज हमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि A कितना काम करेगा, अगर अकेले काम करने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी A की आ गई 2, टोटल वर्क है 36। तो टाइम कैसे फाइंड होता है, तो टाइम कैसे फाइंड होगा, तो टाइम सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम इक्वल्स टू
वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी होता है, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 36 है और एफिशिएंसी कितनी है, एक ही फाइंड करनी है 2 है, तो 2 × 2 2 18 36, तो 18 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। आई होप बढ़िया से आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा और टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आपको आएगी नहीं अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हम। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा, एक मैन कैन डू ए जॉब, एक काम को इतनी फास्ट करता है जितने फास्ट उसके दोनों सन्स, दोनों बच्चे उसके अकेले इकट्ठे मिलके करते हैं ना, उतना वो अकेले कर लेता है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, इफ़ वन सन डज द जॉब इन 3 आवर्स, अगर एक उसका सन, उसका एक बेटा अगर 3 घंटे में काम को कर रहा है और दूसरा 6 घंटे में काम को कर रहा है, ठीक है, तो कितने घंटे में वो बंदा खुद काम को करेगा, बिकॉज उसकी एफिशिएंसी डबल है उसके लड़कों से, बिकॉज दोनों जो मिलके करते हैं ना वो अकेले करता है, तो वो कितने घंटों में काम को कर लेगा वो मैन। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि टाइम जो होता है ना, टाइम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपको, टाइम और वर्क का इन्वर्स रिलेशन रहता है, मतलब कि अगर टाइम ज़्यादा होगा तो फिर काम कम होगा, मतलब अगर टाइम कोई बंदा ज़्यादा लगाएगा ना तो वो काम कम कर पाएगा, अगर वो काम अगर ज़्यादा कर रहा है, काम अगर ज़्यादा कर रहा है तो फिर टाइम कम होगा, तो इन्वर्स रिलेशन इसका होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टाइम को एक्स लूँगा तो फिर मैं वर्क को 1/x ले सकता हूँ, बिकॉज इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं वर्क को एक्स लूँगा तो फिर टाइम को मैं 1/x ले सकता हूँ। ठीक है ना, और एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है काम करने की क्षमता। कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेता है ना, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और अगर जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है ना वो टाइम कम लगाता है काम करने में। ठीक है ना, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये रिलेशन आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि लेट टी इक्वल टू एक्स, टाइम एक्स है, तो फिर वर्क क्या होगा, 1/x होगा, है ना, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो आप देखो कि जो पर्सन है ना वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, जो बंदा है, जो फादर है, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिखूँगा थोड़ा सा, 1/x काम करेगा। पर्सन का वर्क जो एक दिन में होगा वो 1/x होगा। ठीक है ना, बिकॉज टाइम एक्स होता है, वर्क 1/x। ये आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि जो उसका लड़का है वो क्या कर रहा है, 4 घंटे में करता है। इफ़ वन सन डज द जॉब इन 3 आवर्स, 3 घंटे में काम को ये कंप्लीट करता है। अगर वो 3 घंटों में काम को कंप्लीट करता है तो भैया टाइम है ना 3 घंटे, लेकिन जब मैं टाइम को वर्क में कन्वर्ट करूँगा तो t इक्वल टू 3 के बजाय मैं वर्क क्या लिखूँगा, 1/3 लिखूँगा। और दूसरा जो लड़का है वो क्या कर रहा है, 6 घंटे में करता है, तो टाइम है 6 घंटे, लेकिन वर्क में कन्वर्ट करूँगा तो 1/6 लिखूँगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। तो जो दोनों सन्स हैं वो 1/3 काम कर रहा है एक दिन में, और दूसरा 1/6 कर रहा है, और फादर जो है ये 1/x काम कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 1/3 और प्लस 1/6 ये 1/x के इक्वल होगा। ठीक है ना, बिकॉज दोनों का काम फादर के काम के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। इस तरह से हम शॉर्टकट करके क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, बट आपको बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए। तो 1/x किसके इक्वल होगा, 1/6 प्लस 1/12 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो। अब एलसीएम ले लो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे आपको सही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 12 + 6, 12 × 6 = 72, तो 18/72 आ गया। ठीक है, तो 18 × 18, 18 4 = 72, तो एक्स की वैल्यू भैया 4 आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि मैन क्या करेगा, 4 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इस तरह से हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बहुत ईजिली वे में टैकल कर सकते हैं। ठीक है, और इनको कंटिन्यू यहाँ पे यूट्यूब पे भी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यहाँ पे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।